स्टूडेंट्स, अरोमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग प्रत्येक दिन साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न हम लोग के सामने है यह है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। यहाँ पे बी के जगह B12 होता। तो सभी को पता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु क्या होता है, मौजूद होता है। एक और प्रश्न इससे संबंधित पूछता है कि भाई विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। तो यह भी हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने ये है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वह कौन सा विटामिन है। सभी को पता है कि साइट्रस फ्रूट्स जो भी हैं, खट्टे फल जो भी हैं, उसमें विटामिन सी क्या होता है, मौजूद होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब भी देखिए रेस्पिरेशन, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति, ऑक्सीजन के सीमित मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर ग्लूकोज टूटता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि श्वसन में ही ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन के मदद से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न हम लोग के समक्ष है वह अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, स्किन से यानी कि त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ा से, या वातक यानी कि ट्रैकिया से। तो इंसेक्ट्स जो है वह वातक यानी कि ट्रैकिया से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जब कोई जीव ट्रैकिया यानी कि वातक से श्वसन करता है तो उसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, हृदय, फेफड़ा, यकृत या वृक्क। तो हम लोग याद रखेंगे मानव शरीर में जो लंग है, फेफड़ा है, यह हम लोग को ताप को नियंत्रित रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस का परिवहन सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वह आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आरबीसी में भी क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है, मदद करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को ढोता है। अगर प्रश्न पूछ दे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कौन से यौगिक का निर्माण करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने ये है कि यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। पहला ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, दूसरा है किडनी, वृक्क, हृदय और प्लीहा। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। अगर यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है इसका मतलब है कि किडनी में कुछ न कुछ क्या आ चुका है, दोष आ चुका है, किडनी में कुछ न कुछ खराबी आ चुकी है। क्योंकि किडनी का काम है रक्त को क्या करना, शुद्ध करना। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अगला जो प्रश्न है हमारा, लिथोट्रिप्सी क्या है, पत्थरों पर लिखने की कला, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना, या गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। तो याद रखेंगे यह क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा, गुर्दों की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। किडनी में जो आपका पत्थर हो जाता है उसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन का उपयोग करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी चिकित्सीय प्रक्रिया को लिथोट्रिप्सी के नाम से जानते हैं। लिथो मतलब ही होता है पत्थर यानी कि चट्टान। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने,
यह है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वह किससे संबंधित है, कॉन्फ़िगरेशन से, स्पिन से, शेप से या आमाप से। तो याद रखिएगा यह किसको बतलाता है, ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन को बतलाता है। कक्षक के अभिविन्यास को कौन बतलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बतलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एटम में ऑर्बिटल जो भरता है उसका सीक्वेंस जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह आपका ऑफबॉ के सिद्धांत से नियंत्रित किया जाता है। ऑफबॉ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ऑफबॉ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है भरना। ऑफबॉ का सिद्धांत कहता क्या है कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाला कक्षक क्या होगा, भरेगा, उसके बाद ही उससे उच्च ऊर्जा वाला कक्षक क्या होगा, भरेगा। यानी कि कक्षकों के भरने का जो क्रम है यह ऊर्जा के क्रमानुसार होगा। सबसे पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरेगा, उसके बाद ज़्यादा ऊर्जा वाला, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाला कक्षक भरेगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है, तो याद रखिए इसमें धनात्मक आवेश किसमें होता है, आपका अल्फा किरण में क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। इसमें 2 बार अल्फा कण दे दिया है तो इस गलत टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे अल्फा किरण में क्या होगा, धन आवेश होगा। गामा पर कोई आवेश नहीं होता है, बीटा किरण पर ऋण आवेश होता है। ये सब रेडियो सक्रिय किरण है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है। तो मोनोजाइट हम लोग को सभी को पता है कि यह थोरियम का क्या है, अयस्क होता है। अगला जो प्रश्न हमारा है, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है। तो येलो फास्फोरस जो होता है ये फास्फोरस का सबसे एक्टिव क्या होता है, फॉर्म होता है। इसके आगे का प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग जो होता है इसके दाब के समानुपाती होता है। दूसरा है इसके दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें दबाव पर निर्भर नहीं करता। हवा में ध्वनि का वेग जो है यह दबाव से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो 14वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि ध्वनि का तरंग नहीं होता है। ध्वनि का तरंग क्या चीज़ नहीं दिखाता है, तो याद रखिएगा पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन नहीं दिखाता है। एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि प्रकाश और ध्वनि में अंतर क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश जो है वह पोलराइजेशन को दर्शाता है, ध्रुवन को दर्शाता है, परंतु ध्वनि जो है यह ध्रुवन को नहीं दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है कि जब सरल आवर्त गति रहे कण का साम्यावस्था से अधिक विस्थापन हो तो वह क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी कि शीर्ष और की ऊंचाई या गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यह भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो वाराह मिहिर 505 ईसा पूर्व में इनका वाराह मिहिर का जन्म कहाँ पे हुआ था, उज्जैन में हुआ था। यह बहुत पहले ही बतला चुके थे कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल होती है। अगला जो प्रश्न हमारा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ये तो न्यूटन के द्वारा किया गया है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ते भी हैं, F = G × m1m2/r²। अगला जो प्रश्न हमारा है, हवाओं में ऊर्जा होती है। तो हवा जो है, हवा का जो कण है वो हमेशा गति में रहता है। हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा गति में रहता है, और अगर कोई भी वस्तु हमेशा गति में रहे तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक मोशन होगा। इसलिए हवा में हमेशा क्या होगा, गतिज ऊर्जा होता है। अगला जो प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो उसका डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो याद रखिएगा गैस और द्रव में हीट का जो ट्रांसफर होता है वह किसके कारण होता है, संवहन यानी कि कन्वेक्शन के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, बायो फर्टिलाइजर का स्रोत है। तो एजोला जो है यह बायो फर्टिलाइजर का स्रोत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला को किसके साथ मिला देंगे तो यह अच्छा फर्टिलाइजर्स की तरह काम करेगा, तो ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल के साथ अगर इसको मिला दिया जाए तो यह बहुत अच्छे से कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में
आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनहेरिटेंस के इनहेरिटेड कैरेक्टर के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो सबको पता है डीएनए जो होता है वह क्या होता है, उत्तरदायी होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह बीपीएससी 2016 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टाइरोसिन। यह याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। अगला जो प्रश्न है कि जीव अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो याद रखेंगे डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक्स। वाटसन एंड क्रिक जो है यह डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर द्विकुंडलिनी संरचना को दिए थे। अगला जो प्रश्न हमारा है, एमिनोसेंटेंसिस एक तरीका है जो बतलाता है, तो याद रखिएगा भ्रूण के लिंग के पहचान के लिए, एम्ब्रियो के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो यह तंबाकू के खेत में पाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। जो भी प्रश्न यहाँ पे आपके समक्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भी आगे एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अगर आवश्यक लगे तो इसे नोट भी कर लेंगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, ये आपका 28 प्रश्न कुल था। ठीक है, अगर यह आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा। इसी प्रकार हम आपके समक्ष 30 प्रश्न जनरल स्टडीज के विभिन्न सेक्शन से लाते रहेंगे। हमारे साथ इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू।